हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जामिया कोचिंग सेंटर में। पिछले वीडियो में हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को शुरू किया था और आज उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात कर लिया है, फर्टिलाइजेशन से लेकर के फर्टिलाइजेशन के टाइप तक, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होता है, सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन का क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन में क्यों बोलते हैं कि वो डबल फर्टिलाइजेशन है। तो मैंने आपको बताया था क्या कि मेल का एक गैमीट फ्यूज कर जाए किसके साथ, फीमेल के साथ, तो उसको हमने क्या बोला था, जाइगोट का फॉर्मेशन, और वो था हमारा क्या, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। फिर क्या हुआ कि बचा हुआ एक मेल गैमीट किसके साथ जाके फ्यूज कर गया, पोलर न्यूक्लियाई के साथ, और उसको हमने क्या बोला था, डबल फर्टिलाइजेशन। एक से बना था जाइगोट, और जब पोलर न्यूक्लियाई और मेल गैमीट फ्यूज किया था तो उससे क्या बना था, एंडोस्पर्म बना था। ठीक, तो आज हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन किसके बारे में है, प्लांट्स रिलेटेड, व्हाट इज रीजनरेशन। सॉरी, एसेक्सुअल से रिलेटेड है कि व्हाट इज रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या है यार, रीजनरेशन, रीजनरेशन क्या है। देखो, रीजनरेशन एक ऐसा एबिलिटी है किसी ऑर्गेनिज्म का जो कि फुल्ली डिफ्रेंशिएट कर लेता है अपने आप को एक नया ऑर्गेनिज्म देने के लिए। जैसे मान लो कि ये कोई एक ऑर्गेनिज्म है, ये कोई एक ऑर्गेनिज्म है, उसके पास एबिलिटी है किस चीज़ का, रीजनरेशन का। होगा क्या कि इसका कुछ पार्ट कट के ये जो पार्ट है एक नया ऑर्गेनिज्म दे देता है। तो तुमसे कोई पूछे कि रीजनरेशन क्या है तो तुम क्या बोलोगे कि रीजनरेशन इज द एबिलिटी ऑफ अ फुल्ली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म टू गिव राइज अ न्यू ऑर्गेनिज्म, या फिर बोल सकते हो कि न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट्स। ये जो इसका बॉडी है उसका ये पार्ट है, और उस एक छोटे से पार्ट को तुमने कट कर दिया, तो जो कट हुआ पोर्शन है वो एक कैपेसिटी उसके पास है, उसके पास कैपेबिलिटी है कि वो एक नया ऑर्गेनिज्म दे सकता है। फिर अगर आपने 10th क्लास में अच्छे से पढ़ा हो तो एक क्वेश्चन मिलता है आपको क्या कि अच्छा रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन दैट अ मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैन नॉट गिव राइज टू अ न्यू इंडिविजुअल थ्रू इट्स बॉडी पार्ट्स। कहने का मतलब सिंपल सा है कि रीजन बताओ कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म रीजनरेशन शो क्यों नहीं करता है। जैसे हम लोग क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, तो हम लोग रीजनरेशन शो क्यों नहीं करते हैं। पहला रीजन उसका ये है कि हमारा बॉडी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये सारी चीज़ें होती है, कौन सी, रीजनरेशन। हमारे अंदर क्या है यार, बहुत सारे सेल से मिलकर हम लोग बने हुए हैं। हमारा बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि हम लोग क्या है, मल्टी सेलुलर है, और हमारे बॉडी के अंदर मल्टी सेलुलर है, इसलिए हमारे बॉडी के अंदर लेबर ऑफ डिवीज़न होता है। लेबर ऑफ डिवीज़न कहने का मतलब क्या है कि सारे सेल्स का अपना अपना फंक्शन है। लीवर सेल्स का अपना फंक्शन है, किडनी के सेल्स का अपना फंक्शन है, सर्कुलेटरी सेल्स का अपना फंक्शन है, रेस्पिरेटरी सेल्स का अपना फंक्शन है। मतलब हर एक सेल का स्पेसिफिक फंक्शन है, और हमारे बॉडी के अंदर स्पेसिफिक ऑर्गन से स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए, जैसे हमें सांस लेना है, ब्रीदिंग करना है, उसके लिए हमारे अंदर क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। जैसे हमें अपने बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालना है, उसके लिए हमारे लिए क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन। जैसे हमारे बॉडी में ब्लड को फ्लो कराना है, उसके लिए क्या है हमारे लिए, सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारे बॉडी में इंफॉर्मेशंस को रेगुलेट करना है, उसके लिए हमारे पास क्या है, नर्वस सिस्टम। हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना है, उसके लिए भी हमारे अंदर ऑर्गन है, एंडोक्राइन ऑर्गन्स। तो हमारे बॉडी के अंदर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स के अंदर बहुत सारा डिवीज़न है लेबर का। दैट्स वाई, यही रीज़न है कि मोर कॉम्प्लेक्स एनिमल्स क्या शो नहीं करते हैं, रीजनरेशन का पावर शो नहीं करते हैं। या फिर बोल सकते हो कि मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैन नॉट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल थ्रू इट्स बॉडी पार्ट्स, या फिर थ्रू द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन। ठीक, तो ये बातें हो गई किसके बारे में, रीजनरेशन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यार, कि कुछ टर्म्स को एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। कुछ टर्म्स, वो कौन से टर्म्स होंगे, तो पहला टर्म्स होगा इम्प्लांटेशन के बारे में, कि इम्प्लांटेशन क्या होता है। क्या पहला टर्म कौन सा होगा,
कि ये इम्प्लांटेशन क्या है। डार्क आपको नहीं दिख रहा होगा, आई थिंक सो, तो मैं इसको मिटा लेता हूं। क्या देखना है हमें? इम्प्लांटेशन। अगर आपने अच्छे से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ा है, वहां पे अगर आपने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा, स्पर्मेटोजेनेसिस किसको बोलते हैं? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को। या फिर अगर आपने वहां पे oogenesis पढ़ा है, oogenesis किसको बोलते हैं? फॉर्मेशन ऑफ एग सेल्स या फिर ओवा को। ठीक, तो ये इम्प्लांटेशन क्या है? जब फर्टिलाइज्ड एग, अच्छा फर्टिलाइज्ड एग किसको बोलते हैं? ये इंपॉर्टेंट बात, फर्टिलाइज्ड एग किसको बोलते हैं? फर्टिलाइज्ड एग किसको बोलते हैं? फर्टिलाइज्ड एग किसको बोलते हैं? तो फर्टिलाइज्ड एग बोलते हैं इम्ब्रियो को। किसको? इम्ब्रियो को बोलते हैं फर्टिलाइज्ड एग। तो ये जो फर्टिलाइज्ड एग है इम्बेडेड हो जाता है कहाँ पे? यूटेरस के इनर वॉल पे। और खास बात क्या है कि जो यूटेरस का इनर वॉल होता है वो थिक होता है। तो क्या होगा इसका डेफिनेशन? इम्प्लांटेशन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि क्या, किस चीज को? एम्बेडिंग ऑफ अ फर्टिलाइज्ड एग। और उस फर्टिलाइज्ड एग के लिए हम कौन सा टर्म यूज कर रहे हैं? एम्ब्रियो। द एम्बेडिंग ऑफ एम्ब्रियो कहां पे एम्बेडेड होगा? ये यूटेरस के इनर वॉल पे जो कि थिक है। तो क्या लिखोगे? एम्ब्रियो इनटू द इनर वॉल ऑफ यूटेरस। और ये जो इनर वॉल है ये क्या है? थिक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन बोलते हैं। और वहीं पे बाकी का डेवलपमेंट होता है, वहीं पे बाकी का डेवलपमेंट होता है। ठीक, तो ये हो गया आपका एक पॉइंट। दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि प्लेसेंटा क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन देखो, मैं मेरे दिमाग में जो रैंडम क्वेश्चन आ रहे हैं मैं उनको ही ले रहा हूँ। ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है कि पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस करना है या फिर पहले उस क्वेश्चन को। जैसे मैंने इम्प्लांटेशन के बारे में आपको बता दिया, इम्प्लांटेशन के बारे में बता दिया मैंने आपको। अब मैं बात करने वाला हूँ किसके बारे में? प्लेसेंटा के बारे में। प्लेसेंटा क्या है यार? प्लेसेंटा एक कॉम्प्लेक्स डबल लेयर स्पॉन्जी वस्कुलर टिश्यू है हमारे बॉडी के अंदर। हमारे बॉडी के अंदर मतलब क्या? मेल के अंदर नहीं, फीमेल के अंदर प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कनेक्शन है किसके किसके बीच में? मदर और फीटस के बीच में। मदर और फीटस के बीच में इंपॉर्टेंट कनेक्शन क्यों है? क्योंकि जब बेबी मदर के स्टमक में होता है तो वहाँ पे उसको जो भी न्यूट्रिशन चाहिए होता है वो किसके थ्रू जाता है? मदर से फीटस के पास न्यूट्रिशन किसके थ्रू जाता है? प्लेसेंटा के थ्रू जाता है। अगर फीटस से वेस्ट को बाहर निकालना है तो वो किसके थ्रू ही निकलता है? प्लेसेंटा के थ्रू निकलता है। तो एक स्पॉन्जी वस्कुलर टिश्यू है। क्या प्लेसेंटा क्या है? स्पॉन्जी वस्कुलर टिश्यू है। क्या है? स्पॉन्जी वस्कुलर टिश्यू है। प्रेजेंट किसके अंदर है? प्रेजेंट किसके अंदर है? प्रेजेंट इन फीमेल। ये तो पता ही होगा आपको। प्रेजेंट किसके अंदर है? फीमेल के अंदर प्रेजेंट है। तो क्या होता है वहां पे कि फीमेल जो फॉर्म्ड होती है यूटेरस के अंदर थीकर वॉल में जाकर जब इम्प्लांटेशन हो जाता है तो वहां पे नॉरिशमेंट प्रोवाइड कौन करता है? फीटस को। यही हमारा प्लेसेंटा। तो इसका और काम क्या है? प्रोवाइड नॉरिशमेंट टू द फीटस। फीटस को नरिशमेंट प्रोवाइड कौन करता है? प्लेसेंटा प्रोवाइड करता है। ठीक, बात करें यार अगर एवरेज प्रेगनेंसी की, कि एवरेज प्रेगनेंसी का पीरियड क्या होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर, तो लगभग 40 वीक, 40 वीक्स और बोल सकते हो 280 डेज। एवरेज प्रेगनेंसी पीरियड क्या होता है? एवरेज
एवरेज प्रेगनेंसी पीरियड होता है आपका लगभग 40 वीक्स या फिर बोल सकते हो 280 डेज। ये है एवरेज प्रेगनेंसी पीरियड का डेट, ठीक है। तो इसको नोट कर लेंगे, फिर आगे की बात करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यार सपोज करो तुमसे कोई पूछ दे जैसे पिछले वीडियो में मैंने तुम लोगों से बोला था क्या कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का, एक सेकेंड यार मेरे माइक में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया, मैं इसको ठीक कर लूँ। प्रॉब्लम होती रहती है यार, अभी इस गेम का नया प्लेयर हूँ मैं, ठीक है कोई बात नहीं। तो कहाँ थे हम? हाँ, मैं बात कर रहा था आपसे क्या कि पिछले वीडियो में मैंने आपसे कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में बात किया था। मैंने क्या बोला कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि बैक्टीरियल सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ का नाम बताओ, तो आपने क्या बोला? गोनोरोइया। वायरल का पूछा गया तो आपने क्या बोला? एड्स बोला। फिर आज मैं वही क्वेश्चन आपसे करने वाला हूँ क्या कि ऐसे 4 सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का नाम बताओ। नेम द 4 सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। तो आप क्या क्या बोल सकते हो? पहला गोनोरोइया आपने याद रखा हुआ है, तो पहला लिख लेते हैं क्या? फर्स्ट क्या था? गोनो, GONORRHOEA, एक ये था। दूसरा क्या था? दूसरा मैंने बताया नहीं था। दूसरा याद रख सकते हो क्या? सिफिलिस। तीसरा और बताओ क्या याद रख सकते हो यार? तीसरा याद रख सकते हो ट्राइकोमोनियासिस। ट्राइकोमोनियासिस। चौथा क्या याद रख सकते हो? एड्स। एड्स का फुल फॉर्म क्या बोला था मैंने? एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। फिर एक बात आती है क्या यार कि अच्छा इन चारों में से आप बताओ कि कौन ऐसा डिजीज है जो हमारे इम्यून सिस्टम को खराब करता है? क्या लगता है तुम्हें इन चारों में से ऐसा कौन सा होगा जो हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करता होगा? बता सकते हो? देखो एड्स के नाम में क्या थी यार? इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये क्या करता है कि देखो एड्स कोई बीमारी नहीं है, एड्स कोई बीमारी नहीं है, ये एक संक्रमण है। जब ये हो जाता है ना तो हमारे बॉडी में तरह तरह की बीमारियां होने लगती हैं। इसके वजह से हमें तरह तरह की बीमारियां होने लगती है। ये कोई एक पार्टिकुलर बीमारी नहीं है एड्स, एक तरह का क्या है? ये इन्फेक्शन है, संक्रमण है। तो जो एड्स है वो क्या करता है कि हमारे इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय करता है, इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय करता है। कौन? एड्स जब हो जाता है तो, ठीक है। तो ये रहा एक क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं यार कुछ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में जो कि हमें पढ़ना था। देखो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एक तरह का बहुत चीपेस्ट मेथड है। ये बात हो गई सेक्सुअली ट्रांस। देखो मैं रैंडम क्वेश्चंस लेते जा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये ना बैठे कि अभी तो बस डिजीज़ के बारे में सर पढ़ाएंगे। मैं एक क्वेश्चन कहीं और से ले रहा हूँ तो एक क्वेश्चन कहीं और से ले रहा हूँ, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? रिवीजन। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बोल रखा है कि मेरा वीडियो देखते टाइम आपको पेन और कॉपी लेके बैठने की कोई ज़रूरत नहीं, आप मेरे साथ साथ रिवाइज करते चलो, क्योंकि यार आपने पढ़ रखा है, नोट्स भी है आपके पास, बुक सारे हैं, तो यहाँ भी लिखो वहाँ भी नोट से लिख के करोगे क्या? अच्छे से सुनते रहो, समझते रहो, और जहाँ भी हल्का डाउट लगे वीडियो को बैक जाके दोबारा देख लो, ठीक? उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तुम्हें। तो जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है यार बहुत चीपर, ईजियर और रैपिड मेथड होता है किसका? प्रोपगेशन का प्लांट्स में, किसी प्लांट को ग्रो करने के लिए उनके सीड से। फ़ायदा क्या है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का? कि बेटर क्वालिटी ऑफ प्लांट मेंटेन रह सकते हैं बाय दिस मेथड। मान लो कि तुमने कोई प्लांट ग्रो किया है किसी सीड से और वो प्लांट बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा है, तो तुम क्या कर सकते हो कि उस प्लांट को मेंटेन रख सकते हो। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है कि प्लांट के पार्ट से ही एक प्लांट ग्रो हो जाता है, तो वहाँ से मेंटेन रख सकते हो। तीसरा बात क्या है कि इट रिजल्ट्स इन प्रोपगेशन ऑफ दोज प्लांट्स विच डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स। जो प्लांट सीड प्रोड्यूस नहीं कर सकते उनके लिए ये बेस्ट मेथड है। कौन सा? वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक। अब बात करते हैं यार हम कुछ डीएनए के बारे में।
किसके बारे में बात करूं मैं? डीएनए के बारे में बात करूं? लाइव क्लास भी नहीं है कि पूछ सकूं किसके बारे में। चलो डीएनए के बारे में बात करते हैं। डीएनए के बारे में, किसके बारे में? डीएनए के बारे में। अच्छा, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? तो कोई तुमसे पूछे कि डीएनए का फुल फॉर्म बताओ तो तुम बता दोगे ना, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये किसका फुल फॉर्म है? डीएनए का। और यही क्या है यार? जेनेटिक मटेरियल है। यही क्या है? जेनेटिक मटेरियल है हमारे अंदर। अच्छा बताओ, आजकल ये वायरस सुन लोगे, कोरोना वायरस, क्या बता सकते हो कि कोरोना वायरस के अंदर डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या फिर आरएनए जेनेटिक मटेरियल है? वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए है या फिर आरएनए है? जनरली आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन द वायरसेस। आरएनए होता है, इसीलिए तो कोरोना वायरस का मेडिसिन नहीं बन पा रहा है, क्योंकि देखो आरएनए बहुत जल्दी अपने आप को चेंज करते रहता है। तो तुमने एक आरएनए को लेके सैंपल लिया, उसका तुमने मेडिसिन बनाया, फिर कुछ देर बाद तो वो आरएनए चेंज हो गया, फिर उसका क्या तुरंत मेडिसिन बनाते रहोगे? इसीलिए कोरोना वायरस का मेडिसिन बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? क्योंकि वायरसेस के अंदर प्रेजेंट क्या होते हैं एज अ जेनेटिक मटेरियल? आरएनए, और आरएनए बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए तो हमारे अंदर डीएनए है क्या? जेनेटिक मटेरियल। ये जो डीएनए है कहाँ पे पाया जाता है? फाउंड इन द क्रोमोसोम्स। कहाँ पे पाया जाता है? डीएनए कहाँ पे पाया जाता है? फाउंड इन द कहाँ पे पाया जाता है? फाउंड इन द क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। क्रोमोसोम कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। और न्यूक्लियस कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सेल के अंदर। न्यूक्लियस कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सेल के अंदर। तो कोई आपसे पूछे कि क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट है तो तुम क्या बोलोगे? न्यूक्लियस के अंदर। डीएनए कहाँ प्रेजेंट है तो क्या बोलोगे? क्रोमोसोम के अंदर। ठीक है। और डीएनए, यार पिछले वीडियो में भी मैंने डीएनए के बारे में बात किया था जेनेटिक वेरिएशन के लिए। तो डीएनए इंपॉर्टेंट है किस चीज़ में? रिप्रोडक्शन में। प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन कहाँ पे? जेनेटिक वेरिएशन। और ये कब होगा? जनरली ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जनरली ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, जैसे क्रोमोसोम का अगर तुम स्ट्रक्चर बनाना चाहो ना यार, कुछ इस तरह का दिखता है, कुछ इस तरह का दिखता है क्या आपका क्रोमोसोम। और इन्हीं से क्या है यार, इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? डीएनए। और ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है? सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इसको नोट करेंगे आप। यार अब बात करते कुछ जनरल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। जैसे फीमेल्स क्या करती हैं कि कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज़ करती हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज़ क्यों किया जाता है? किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? ताकि प्रेगनेंसी से बचा जा सके। तो मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि ऐसा 4 मेथड बताओ। नहीं, मेथड नहीं बताओ आप, मेरे को 4 रीज़न ऐसा बताओ जिसके वजह से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज़ करना पड़ता है फीमेल्स को। मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप मुझे 4 ऐसा रीज़न बताओ जिसके वजह से फीमेल्स को कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स लेना पड़ता है। तो पहला रीज़न तो दिमाग में यही आता है यार कि प्रेगनेंसी से बचा जाए, और उसको अच्छे से सटीक एग्जैक्ट आंसर बोलना चाहो तो क्या बोलोगे कि टू इंक्रीज द गैप बिटवीन द 2 चिल्ड्रेन। पहला रीज़न क्या हो गया कि टू इंक्रीज द गैप बिटवीन द 2 चिल्ड्रेन। फिर दूसरा रीज़न क्या दे सकते हो कि टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी। मान लो कि तुम नहीं चाहते कि
जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट हो तो तुम उसके लिए भी यूज़ कर सकते हो। तीसरा सबसे ज़रूरी बात क्या है कि तुम्हें कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ करना चाहिए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बचने के लिए। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि मान लो एक फीमेल है बहुत सारे मेल के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रही है तो उसको मे बी एड्स हो सकता है, तो उससे बचने के लिए हमें क्या है कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज़ करना चाहिए। चौथा क्या है कि पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए हम दो हमारे दो वाला कंडीशन नहीं, अब हम दो हमारे एक वाला कंडीशन होना चाहिए। क्यों यार? क्योंकि पॉपुलेशन तो बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज कर रहा है, तो अगर एजुकेटेड हो तो किसी और को भी ये इन्फॉर्मेशन दो, शर्माना नहीं है। देखो क्या है कि हमारे कंट्री में सेक्स एजुकेशन को लेके ना लोग बहुत ज़्यादा वो रहते हैं कि मैं क्यों बात करूं, मैं बात करूंगा तो लोग मुझे गंदा सोचेंगे वगैरह वगैरह, जो भी सारी बातें हैं। तो इसे टेंशन नहीं लेना है आपको, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से ऐसे ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ मज़ेदार बातें करेंगे। तो कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में जाएं और डाउट पूछें। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, ऑल द बेस्ट। और उससे पहले एक और बात कि अगर आप किसी और चैप्टर का वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं कि किस चैप्टर की आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस चाहिए। सो ऑल द बेस्ट।